बच्चों, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड फॉरेन करेंसी की सप्लाई इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड आखिरकार होती क्यों है और फॉरेन करेंसी की डिमांड किन रीजंस की वजह से होती है, वो हमने पढ़ लिया। ओके, और हमने रीजन भी पढ़ा कि भाई ऐसा क्यों होता है। वो जो एक रूल होता है ना डिमांड का, कि भाई डिमांड और रेट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने पर डिमांड बढ़ती है? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इसके भी हमने रीजंस पढ़े थे। इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने डिमांड कर्व के बारे में देखा। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद सप्लाई भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सप्लाई क्या होती है फॉरेन करेंसी की, और उसके बाद फॉरेन करेंसी की सप्लाई का कर्व। ओके, और वो जो कर्व था वो किस तरह से बनता है वो भी हमने देख लिया था। और उसके बाद उसके रीजन भी हमने देखे थे कि भाई सप्लाई आखिरकार क्यों होती है ना, और किन रीजंस की वजह से हमें सप्लाई मिलती है फॉरेन करेंसी की, है ना, एक्सपोर्ट वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब रीजंस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। दो फैक्टर थे ये जो बहुत जरूरी थे पढ़ने, डिमांड और सप्लाई। अब ये दोनों हमने क्यों पढ़े थे बेटा? इसके पीछे रीजन था कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के तीन सिस्टम पढ़ने हैं। तीन सिस्टम वर्ल्ड में चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। पहला सिस्टम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और उसके बाद लास्ट होगा मैनेज्ड फ्लोटिंग। ओके, वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगा। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, तो बेटा सभी लोग बहुत ध्यान से देखना कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। पहला सिस्टम है, तुम्हें याद होगा, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि तीन सिस्टम होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिसाइड करने के: फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, फिक्स्ड या पैक्ड जिसको कहते हैं, और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल में एक खास बात थी, और बेटा वो खास बात क्या थी कि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है? मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। इसके बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फॉरेन करेंसी की रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहेगी। ओके, और तीसरे वाले में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तो मार्केट से ही होती है, लेकिन उसमें कंट्रोल होता है आरबीआई का, एक तरह से कहा जाए तो गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये तीनों का एक इंट्रोडक्शन हमने लिया था। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है हमको, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फिक्स्ड, सॉरी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से ही पता है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट सिस्टम को एकदम फ्लेक्सिबल छोड़ दिया गया है, अपने आप पर छोड़ दिया गया है। वो खुद ब खुद चेंज हो सकती है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट है जो डिसाइड होती है बेटा मार्केट फैक्टर से, जो कि होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ओके, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए एक प्राइस डिटरमाइन की जाती है। जैसे 11th क्लास में आप लोग पढ़ते थे कि एक कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती थी। जब आप मार्केट वाला चैप्टर पढ़ते थे तो एक कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती थी जहां पे डिमांड और सप्लाई हो जाते हैं बराबर। उस कमोडिटी के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट खुद ब खुद एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेता है बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। ध्यान से पढ़ लेना, बात समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, बहुत आसान है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate is determined by forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। बेटा यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होती है? डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि जैसे मार्केट में जो चीजें मिलती है सबकी प्राइस अपने आप डिसाइड होती है, उस तरह से इसकी भी हो जाती है, फॉरेन करेंसी की भी, है ना। ये एक बड़ा कॉमन सा रूल है। सेकंड काम की बात, the value of currency is allowed to fluctuate freely according to the changes in demand and supply of foreign exchange। बेटा यहाँ पे सिस्टम में हम करेंसी को एकदम फ्री फ्लक्चुएट होने का मौका देते हैं, और वो बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है। ओके, इस बात पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे एक बात और काम की है कि देयर इज नो ऑफिशियल या गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी बेमतलब की एक बोलते हैं उसको इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट उसमें बीच में स्टैंड लेके कि भाई रेट बहुत कम हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें बीच में आके उसमें रेट को फिक्स करे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पूरा रोल यहाँ पे मार्केट का है, जो करेगा मार्केट ही करेगा, मार्केट से ही डिसाइड होगी। तो देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या फिर हम कहें देयर इज नो इंटरफेरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट। ओके, ये एक काम की बात होगी। इसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या फिर एक और नाम होता है इसका फ्री एक्सचेंज रेट, ये याद रखना, ये दो और नाम है इसी सिस्टम के। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम जानते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से या फ्री एक्सचेंज रेट के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखें, सबसे काम की बात इसमें यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट, और किससे, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, फ्रीली बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। और इसके दो नाम हमने और पढ़ लिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट। क्या सभी को ये बातें याद रहेगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें कैसे होता है आखिरकार डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट? बेटा ये वही है जो मैंने आपको, याद करो, ओवरव्यू देते टाइम बताया था, है ना, कि भाई मार्केट फोर्सेस जब डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट तो वो कैसे करती है, डिमांड सप्लाई जहां पे बराबर हो जाए वहीं पे हो जाता है ना। तो बेटा यही पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में कई बार आ चुका है और आ भी जाता है ना, डिपेंड करता है, देखते हैं ये चैप्टर किस में आता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, देखते हैं, पढ़ के देखो एक बार। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, exchange rate will be decided where demand of that currency will be equal to the supply of that currency। बेटा ये याद रखना कि जहां पे डिमांड उस करेंसी की, जैसे मैं पर्टिकुलरली करेंसी की बात करता हूं डॉलर की, हम यहाँ डॉलर की बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में डॉलर की जो डिमांड है और डॉलर की जो सप्लाई है वो जब बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो वो जिस प्राइस पे इक्वल होती है ना बेटा, उसी को हम, जहां पे जिस प्राइस पे वो इक्वल होती है उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी डिसाइड हो गई है एक्सचेंज रेट। या फिर उस एक्सचेंज रेट को एक नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, है ना। जैसे तुमको पता होगा कि ये हमारा डिमांड कर्व होता है, ये सब जानते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है, ओके, D1 D1 ये हमारा डिमांड कर्व है। ऐसे ही आपका सप्लाई कर्व भी होता है, ये आपका सप्लाई कर्व है S1 S1, हम सब जानते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते थे, सबको याद है क्या? एक्स एक्सिस पे तो हम लेते हैं यहाँ पे डिमांड यूनिट्स में, भाई कितनी क्वांटिटी में आपके यहाँ पे डिमांड है, फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है डॉलर्स की, और यहाँ पे हम लेते थे रेट। यहाँ पे भी आप क्या लेते थे, सप्लाई, वही क्वांटिटी में सप्लाई, और यहाँ लेते थे रेट। अब बेटा अगर मैं दोनों डायग्राम्स को मिला दूं, अगर मैं एक साथ बनाऊं इसको, कि चलो हम ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं डिमांड और सप्लाई दोनों की यूनिट्स को, और यहाँ पे ले लेते हैं रेट्स, और जब आप एक में ही इसको बनाओगे तो बेटा ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पे आपका हो जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके, और यही आपकी कहलाती है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये जिस प्राइस पे हुआ ना, ये सामने जो प्राइस होती है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ओके। तो एक बार फटाफट से हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। अच्छा, एक नाम और था इसका, क्लिक करना हम भूल गए, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, या इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, है ना। पार रेट, पार रेट का मतलब, ये वर्ड तुम काफी सुनोगे अभी जब तुम कंपनी वाला सेक्शन पढ़ोगे अकाउंटेंसी में, तो जैसे शेयर्स वगैरह इशू होते हैं तो वो पार पे भी होते हैं, तो ये पार वाला वर्ड आप काफी सुनोगे। तो पार का मतलब होता है बिल्कुल बराबर। क्या हुआ? इसी के बाद पूछ रहा था, मतलब ये पार रेट के बारे में पहले ढंग से सुना ही नहीं दिया था। पार रेट का मतलब ये होता है बेटा कि जो बिल्कुल बराबर की होती है ना रेट, है ना, उसको पार बोलते हैं, मतलब वही इक्वल वाला मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है ना। तो मतलब दोनों का एक ही है, बस नाम याद रखने, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलो चाहे पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलो, दोनों का मतलब वही है कि ऐसी एक्सचेंज रेट
जो तब डिटरमाइन की गई है जहां पे मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएं, ये एक बहुत काम की बात है। तो बेटा सबसे पहले तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ओके, जहां पे आप क्या करने वाले हो, एक्स और वाई एक्सिस। अब तुम्हें पता है एक्स पे हम डिमांड भी लेते थे सप्लाई भी लेते थे, तो यहाँ पे दोनों को ले लो क्योंकि आप एक साथ बना रहे हो, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई पे ले लिया बेटा हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। अच्छा, अब डिमांड कर्व कैसा बनता है तुम्हें पता है, कुछ इस तरह से डिमांड कर्व बन जाता है। और सप्लाई कर्व कैसा बनता है वो भी तुम्हें पता है, कुछ इस तरह से सप्लाई कर्व बन जाता है। और बेटा जहां पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट होता है पर्टिकुलरली, यही पॉइंट आपका क्या होता है, ये इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। रेट तो पर्टिकुलर ये होती है, इसके सामने जो रेट है ना, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट या पॉइंट ऑफ पार वैल्यू, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई सर, ये तो आपने पहले भी समझा दिया था। अब यहाँ पे बेटा दो कंडीशन में आपको और बताने वाला हूँ जो हमें सिर्फ याद रखनी, ज्यादा ज्यादा डिटेल विटेल में उसको पढ़ने की ना याद रखने की जरूरत है, बस मन में याद रखो कि ऐसा होता है। मैं यहीं पे आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि सोचो बेटा अगर क्या हो कि रेट बढ़ जाए, सब लोग इमेजिन करेंगे कि अगर ये तो चलो पार पॉइंट है, यहाँ पे रेट डिसाइड हो गई। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया यहाँ पे रेट आपके जो डिसाइड है वो है, ले लेते हैं $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, ठीक है, ये हमारी पार रेट है। मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, $1 जो है वो हो गया है अब 74 का, ठीक है, ये रेट बढ़ गई। बेटा रेट बढ़ने से क्या होगा आपको पता है, रेट बढ़ने से पहला असर तो डिमांड पे बताओ क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। सब लोग जानते हैं बात तो, कि रेट बढ़ने से पहली बात तो डिमांड कम हो जाएगी। तो देखो भाई डिमांड तो कम हो गई यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो रेट बढ़ने का पहला असर क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई। इसको मैं Q2 ले लेता हूँ चलो, ताकि तुम्हें याद रहे, ये Q2 है ना, डिमांड कम हो गई। लेकिन बेटा दूसरा असर अगर तुम सप्लाई पे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई इसकी वजह से, इंक्रीज हो गई है। देखो रेट बढ़ने के दो असर, रेट बढ़ने का पहला असर क्या है कि डिमांड तो कम हो गई। देखो डिमांड कर्व पे कहा जाके मिला यहाँ पे, तो डिमांड तो हो गई कम, देखो क्वांटिटी में डिमांड कम हो गई, ओके, रेट बढ़ते ही डिमांड कम हो गई। लेकिन रेट बढ़ते ही दूसरा असर जब आपने इसको आगे बढ़ाया तो उसकी सप्लाई बढ़ गई। बेटा ये जो आपका पॉइंट है, ये जो बीच में आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एक्सेस सप्लाई, ओके, ये याद रखना, इसको कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। यही सिचुएशन बेटा नीचे भी हो सकती है, अगर मान लो रेट आपकी कम हो जाती है। इमेजिन कि आपकी रेट कम हो गई और रेट कम होके हो गई R2, और $1 आपका हो गया मान लो 65 रुपीज का, रेट कम हो गई। अब रेट कम होने का पहला असर क्या होगा, रेट कम होने का पहला असर, चलो उसको मैं ऊपर वाले को उठाता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे आपकी रेट कम हो गई है, R2 रेट हो गई। रेट कम होने का पहला असर ये होगा कि आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल, आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो देखो डिमांड कर्व ये वाला था हमारा, तो यहाँ पे इस जगह आपकी ये डिमांड बढ़ गई। लेकिन बेटा सप्लाई आपकी अब कम हो जाएगी। ये देखो सप्लाई कर्व पहले आ गया, रास्ते में सप्लाई कर्व पहले आ गया, तो सप्लाई तो हो गई कम और डिमांड हो गई ज्यादा। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये कहलाता है एक्सेस डिमांड। और चाहो तो तुम इसी ग्राफ में शो भी कर सकते हो। कैसे, एक पूरा ग्राफ अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो इस तरह से तुम चाहो तो बना भी लेना, एक R1 कर देना। R1 का मतलब यहाँ पे तुम लिख भी देना साइड में, तुम चाहो तो ये वाला काम कर सकते हो, साइड में लिख देना कि R तो हमने लिया है यहाँ पे $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, ठीक है। उसके बाद R1 हम यहाँ पे ले रहे हैं $1 इक्वल्स टू 74 ले रहे हैं, ओके। और R2 जो हम लेंगे वो $1 इक्वल्स टू 68 रुपए ले लेंगे, चलो ये आपने यहाँ बता देना है। तो R1 जब आपने ली तो बेटा R1 में प्राइस बढ़ गई, तो बढ़ने से डॉटेड लाइन से इसको शो करना, बढ़ने से डिमांड तो हो गई कम और सप्लाई हो गई ज्यादा। तो सप्लाई ज्यादा है ना, इसलिए आप इस कंडीशन को क्या बोलोगे, एक्सेस सप्लाई, ओके। यहाँ पे आप इसको बोलोगे एक्सेस सप्लाई। कौन से वाले पार्ट को बोलोगे,
यहाँ पे इसको आप ऐसे मार्क करके ऊपर लिख देना, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। ओके, कि मार्केट में अभी सप्लाई ज्यादा है, ये मतलब होता है इसका। और अगर रेट कम हो जाती है, सपोज रेट हो जाती है R2, तो आपका पहले पड़ जाएगा सप्लाई का, तो सप्लाई तो वही कम, देखो सप्लाई कम हो जाएगी, पॉइंट वही रहेंगे आपके, ये Q2 बोल दो उसको, है ना। जबकि आपकी डिमांड हो जाएगी इस केस में ज्यादा। तो ये जो पार्ट आपका रहेगा बेटा, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे एक्सेस डिमांड। मतलब इस केस में आपके यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है मार्केट में। ओके, ऐसा हो जाता है तो आपको ये भी, मतलब तुम चाहो अगर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें ये ग्राफ बनाना पड़े, तो तुम चाहो तो इसमें एक्सचेंज एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड को भी शो कर सकते हो, गलत नहीं होगा, है ना। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो कर सकते हो ऐसा, है ना, कोई गलत नहीं होगा। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाकी बच्चे, बाकी Yes, लोग भी sir. बताओ। चलो ठीक है, अब 1 सेकंड रुकेंगे बेटा, सभी लोग 1 मिनट ब्रेक। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही सबको? Yes. यस। Yes, sir. ओके 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 बेटा, थोड़ा अभी इशू हो गया है एक्चुअली, मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो आज हम क्लास इतनी रखें तो चलेगा, कल से कंटिन्यू कर लें? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. थोड़ा इशू है तो अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। Okay. चलिए बेटा, ऐसा करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, है ना। छोटे छोटे पॉइंट हैं दो, उनको फटाफट से देख लेंगे। आपको याद होगा बेटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड कर्व जो होता है वही कभी कभी शिफ्ट हो जाता है ना, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कभी कभी शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाता है ना। और वो क्यों होता था वो भी तुम्हें पता है कि भाई जब प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स में जब चेंज होता है तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता है या सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे भी होता है, और उसमें से एक सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, है ना। ये दोनों सिचुएशन हम देखेंगे कल, और कल इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का लास्ट रहेगा, है ना। तो कल क्लास मिस ना करे कोई भी, कल बेटा हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा आज जल्दी फ्री हो रहे हैं अपन, है ना। ओके।
Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. बाय गुड डे। मोस्ट वेलकम।